Students, welcome to our physics class. This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our 11th class physics chapter number 5, laws of motion. So here is our last topic of this chapter. Okay, our today's topic is friction. तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 9 से ही फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. उससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन क्लास 9 में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में मिल गया था हमको. अब यहाँ पे आज हम कुछ एक्स्ट्रा इसके फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे. फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स और टेंड टू मूव, दोनों में अंतर क्या है. जब कोई बॉडी मूव करती है, मूव करने का प्रयास करती है, ठीक है, मूव करने की कंडीशन में आती है, over to the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and oppose the relative motion. इसका मतलब हुआ कि सपोज एक कोई सरफेस है, कोई बॉडी है, और इस पे कोई दूसरी बॉडी लाइक दिस, ये रेस्ट पोजीशन पे है. मतलब ये इस पे कुछ ना कुछ क्या लगा रही है, फोर्स, नीचे की तरफ अपने बेड के बराबर mg, जिसके बदले में ये दूसरी सरफेस इस पे क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन. ये हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में देखा है, एक्शन रिएक्शन. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन तो लगेंगे, साथ में अगर इस बॉडी को हम मूविंग कंडीशन में लाना चाहें या ला दें, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ इस बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा. और एक फोर्स तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है. एक लिमिट के बाद जब हम फोर्स देंगे इसको, तब ये बॉडी किस कंडीशन में आएगी, मूविंग कंडीशन में, ठीक. लाइक हम इसको 5 न्यूटन तक का फोर्स दिए, इसको हम इधर से क्या किए, 5 न्यूटन तक का फोर्स दिए, इसको हम पुश कर रहे हैं, फिर भी ये मूविंग कंडीशन में नहीं आ रही है. इट मीन्स कि हम फोर्स तो दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्सटर्नल ऐसा फोर्स है जो कि अंडरस्टूड है, वर्क कर रहा है, और वो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में इस बॉडी पे वर्क कर रहा है, ठीक है, जो कि इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. इसको मोशन में, मूविंग कंडीशन में आने नहीं दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स. मींस दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो किसी भी बॉडी को एक या मूव करने का प्रयास करवाता है या तो मूव करवाता है, ठीक है. मूविंग बॉडी है, या तो मूव कर रही होगी या तो रेस्ट में होगी, मूव करने की कोशिश कर रही होगी या तो मूव में होगी. अब इन दोनों ही कंडीशन में एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इसको क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, रोकेगा. इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. लाइक हम इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा के इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में इस डायरेक्शन पे इस बॉडी पे एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जो इसको मोशन में नहीं आने दे रहा होगा. उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. लाइक ये फ्रिक्शन कुछ एक लिमिट तक वर्क करेगा. लाइक हमारे सामने टेबल है, इस पे हम कुछ फोर्स लगा के इसको उधर धक्का मारने की कोशिश करें, लेकिन ये मोशन में ना आए, उधर ना जा पाए. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स तो लगाया ना, लेकिन इसके पास कुछ ऐसी फोर्स इसके सरफेस के, दोनों सरफेस के बीच में लग रही होगी, अर्थ और जिसपे इसकी सरफेस और एक अर्थ की सरफेस, दो सरफेस के बीच में वर्क कर रहा है, रेस्ट पोजिशन में है. अगर हम फोर्स लगाए और ये मूव में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया, लेकिन इस जो इन दोनों सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा था उससे हमारा फोर्स कम था, इसलिए मोशन में नहीं आया. मतलब इससे फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस और इसके बीच में पहले से क्या है, लग रहा है, ठीक है. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स. दिस अपोजिंग फोर्स, एक टाइप का क्या है, अपोजिंग फोर्स, इज कॉल्ड फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स. हाँ, अब यहाँ पे इसके टाइप अगर देखेंगे हम, तो डिफिनेशन से ही दो टाइप पता चल रहे हैं. एक मूव करते हुए बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है, और दूसरा मूव करने का प्रयास करती हुई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है. मतलब इस पोजीशन में बॉडी क्या है, रुकी हुई है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे. मतलब एक रेस्ट वाला फ्रिक्शन होगा और एक मूविंग वाला फ्रिक्शन होगा, ठीक है. मतलब अगर फ्रिक्शन के टाइप देखें, दो टाइप से. जब बॉडी मूव कर रही होगी उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसे कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है. और जब बॉडी रेस्ट में होगी उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन.
ठीक है, मतलब इसमें क्या आता है, बॉडी टेंस टू मूव करने का प्रयास करती है। क्या करती है, टेंस टू मूव, लेकिन एक्चुअल इसकी कंडीशन क्या है, ये रेस्ट में लगेगा। और इसमें बॉडी मूव करती है। ठीक, दोनों में अंतर ये है, एक डायनामिक फ्रिक्शन, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं कि डायनामिक फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक, यही एक एग्जांपल ले लो, इस सरफेस पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी फोर्स के थ्रू, इसका कुछ ना कुछ मास होगा m, ठीक है, और ये अर्थ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मतलब mg अपने वेट के बराबर, जिसके अपोजिट में अर्थ इस पे फोर्स लगा रही होगी, रिपल्सन फोर्स r, ये दोनों एक्चुअल में इक्वल होंगे। अब अगर ये बॉडी मूविंग कंडीशन में है, इट मीन्स कि हम इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा इसको फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तभी ये बॉडी क्या होगी, मूविंग कंडीशन में आएगी। लाइक हमने कुछ न्यूटन का इसे फोर्स दे दिया, F न्यूटन का, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में इस पे एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन, स्मॉल f, ठीक है, F डायनेमिक या FD या F बोल सकते हैं इसे, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये फोर्स जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा होगा, तभी बॉडी किस कंडीशन में आएगी, मूव में। सेम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बॉडी मूव कब करेगी, जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इस पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा। पक्का है? अगर हमको Fk निकालना होगा तो Fk के लिए इस पे एक कांस्टेंट वर्क करता है, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fk। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, सपोज दैट एक बॉडी है वो रेस्ट में है, हमने फोर्स लगाया और मूविंग कंडीशन में आ गई, इट मीन्स कि हमने उसके फ्रिक्शनल फोर्स से उस पर ज़्यादा फोर्स लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे हम उस पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम उस पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे उसकी मूवमेंट तेज होती जाएगी, उससे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ेगा। मतलब मूविंग कंडीशन वाले में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। बॉडी अगर सेम है, उसका मास सेम है, तो एक बार हमने फोर्स लगा के जब उसको मूविंग कंडीशन में ला दिया तो उस पर जितना फ्रिक्शन काम कर रहा था, हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तब भी फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं, उतना ही लगेगा। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है क्या होता है, कांस्टेंट। फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक, और एक अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हमको निकालना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिपल्सन फोर्स। ये जो अर्थ के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स है, एन बोलते हैं, आर बोले इससे ज़्यादा सही है, नॉर्मल फोर्स या रिपल्सन फोर्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जो एक्चुअल में बॉडी का वेट था, वही है ना। बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितना भारी बॉडी होगी उसका फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो बल उसमें लगाना पड़ेगा। ट्रक को धक्का मारने में और साइकिल को धक्का मारने में अंतर है ना। जितनी छोटी बॉडी होगी, जितना छोटा मास होगा, जितना छोटा वेट होगा उसका, उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स उतना कम होगा तो उतना कम फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। और जितनी हैवी बॉडी होगी, जिसका वेट जितना ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इट मीन्स उसका फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के किस में होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, उसे कहते हैं म्यू। क्या लेते हैं, और ये अगर काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ले रहे हैं या डायनामिक फ्रिक्शन के लिए तो म्यू के, ठीक है, इनटू आर। क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां पे हमको पूछेगा कैसे कि एक यम मास की बॉडी थी, ठीक है, उस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक, क्या बोलेगा, एक यम मास की बॉडी पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। यम मास मीन्स 4 kg 5 kg कुछ भी, ठीक है, 4 kg मास की बॉडी पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में आएगी। ठीक है, यहाँ पे समझो
यम की वैल्यू दे देगा 4 kg, 5 kg, 10 kg कुछ भी, ठीक है। और फोर्स दे रखा होगा कुछ भी 20 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक है। अब पूछेगा कि बॉडी मोशन में आएगी कि रेस्ट में रहेगी, इट मीन्स कि फ्रिक्शन कौन सा वाला वर्क कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी तुमको। इस एफ की वैल्यू दी है। अब क्या यहाँ से इसका रिपल्सन फोर्स निकाल सकते हो, जितना वेट के बराबर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और दिया होगा तुमको हमेशा, म्यू के की वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट। और यहाँ से अगर हम देखें तो रिपल्सन फोर्स भी हमारा क्या है, न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, न्यूटन। अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये इधर आएगा, डिवाइड होगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट लिखा जाएगा 0.2 का, 0.3 का, इतना फ्रिक्शनल कांस्टेंट है, ठीक है, वो बोलेगा। क्लियर। इसकी वैल्यू दे देगा, यम की वैल्यू दे देगा, और हमको निकालना रहेगा अगर फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू एफ के म्यू के इंटू साथ में रिपल्सन फोर्स आर। अब आर कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू, हमको पता है कि जितना हम अर्थ पे लगा रहे हैं अर्थ हम पे भी उतना ही लगा रही है, एम इंटू जी। यम हमको गिवन है, जी की वैल्यू चाहे 9.8 चाहे 10 जो भी रखना वो रख लेना, उससे आर आ जाएगा, उसमें म्यू के से मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन लगा लो तो, इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई, हाँ, अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी म्यू के की, तो हमको ये दिया रहेगा फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू इधर ला के डिवाइड करवा लेंगे। अब पहले लिखो, एक 4 kg मास की कोई बॉडी है, ठीक है, जिसपे 0.2 का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और जिसका मान लो कि फोर्स 20 न्यूटन है, क्या वो बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी, निकालो जल्दी से। क्या क्या गिवन है हमको, मास दिया है 4 kg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.2, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू के दिया हुआ 0.2, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया होता तो न्यूटन में देता, ठीक है ना। जल्दी निकालो। देखो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले निकाल लेते हैं। जब भी हमारे द्वारा लगाया अप्लाइड फोर्स जो होगा, हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो बॉडी मूव करेगी, ठीक है। इस पे जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस मेज पे, अगर हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा दें तो बॉडी किस में आ जाएगी, मूव में। मतलब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तब बॉडी किस में रहेगी, डायनामिक कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, हमने अप्लाइड कितना किया, 20 न्यूटन का दिखाई रखा है हमने। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लें, म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2, रिपल्सन फोर्स एम जी वेट के बराबर लगाएगा ना, आर की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 4, और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रख लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, ठीक। आ गया हमारा क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतने का लग रहा है, और हमने अप्लाइड फोर्स कितना किया था, 20 न्यूटन का। मींस बॉडी किस कंडीशन में रहेगी, मूविंग कंडीशन में। हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स कम है, और इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा कि किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी, ठीक है। अगर इसमें पूछ लिया कि बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी, तब देखो ए कैसे निकलेगा, एफ नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, होता है ना। एफ नेट कितना लग रहा है इस पे, ये 20 न्यूटन की स्पीड, 20 न्यूटन के फोर्स से उधर अपनी तरफ पुल कर रहा है, और 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो अपोज कर रहा है। 20 - 8 इज इक्वल टू, ये मास कितना है इसका, 4 इंटू एक्सीलरेशन निकालना है, कितना आएगा, 12/4, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ऐसे हम बॉडी का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे, और नॉर्मली बॉडी का काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि बॉडी मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी। अगर यही फोर्स या तो फ्रिक्शनल फोर्स मोर देन 20 न्यूटन आ जाता,
ठीक है, या तो अप्लाइड फोर्स लेस देन 8 होता जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया है, ठीक है। अगर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होते और फ्रिक्शन फोर्स कितने का आता, 8 न्यूटन का, इट मीन्स कि बॉडी मूव नहीं करेगी। तो उस टाइम पे जो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक वाला, ठीक है। तो हम इसका नेचर ही बता सकते हैं ना कि किस टाइप का फ्रिक्शन है, डायनामिक है ना, क्योंकि बॉडी मूविंग कंडीशन में आ चुकी है। कर लेंगे ना हम। हाँ, एक दूसरा इसी पे क्वेश्चन देख लो। सरफेस, ठीक है, जो फ्रिक्शन लगाएगी अदर बॉडी पे, और हमेशा ये दोनों सरफेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी तभी ये फोर्स लगेगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, बिना कांटेक्ट में नहीं लगाओगे। हाँ, इसका मास मान लो दे दिया है 5 kg, ठीक, और इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन का, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हमको दे सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, मान लो म्यू के 0.4, ठीक है, और पूछ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, दोनों निकाल के दिखाओ जल्दी से, जल्दी से निकालो। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला बताया म्यू के इंटू आर, ठीक, और म्यू के की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है, 0.4। रिपल्सन फोर्स आर निकालेंगे हम एम इंटू जी से, ठीक है, क्योंकि 5 किलोग्राम की बॉडी है और नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी जी ग्रेविटी से, ठीक है, एम जी, मतलब इसका टोटल फोर्स नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इसका एक्शन 5 इंटू 10 50 होगा ना, 50 न्यूटन का, और जितना नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है उतना ही एक्शन का ही रिएक्शन ऊपर होगा, रिपल्सन लगेगा 50 न्यूटन का ही। आर की वैल्यू ऊपर भी क्या होगी, 50, मतलब यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और हमने कितना फोर्स लगाया था, 6 न्यूटन का, ठीक है। अब ये बताओ इस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या मान लो ये बोर्ड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन का, और हम फोर्स लगा रहे हैं 6 न्यूटन का, तो क्या ये बॉडी मूविंग कंडीशन में आएगी, नहीं आएगी ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम 6 न्यूटन का लगा रहे हैं बॉडी पीछे जाने लगेगी, बॉडी पीछे भी नहीं जाएगी, वो अपनी जगह पे क्या रहेगी, स्टेबल कंडीशन में रहेगी, स्टे पोजीशन में। इट मीन्स कि उस पर कोई एक्सेलरेशन भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, और कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक, तो जो एफ के था वो एफ एस हो जाएगा, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, ठीक है। अब यहां से हम उस ऑब्जेक्ट का नेचर पता करेंगे कि वो मूविंग कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। अगर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, इट मीन्स कि बॉडी किस में रहेगी, मूविंग कंडीशन में, और काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, मतलब डायनामिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी मूव में नहीं रहेगी, टेंड टू मूव रहेगी, मूव करने का प्रयास कर सकती है। हम फोर्स लगाएंगे तो मूव करने का प्रयास करेगी, मूविंग में नहीं आएगी। इट मीन्स उस पर कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, निकाल लोगे ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन लगेगा, कोई एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तो एक्सेलरेशन कितना, 0। हाँ, अब एक चीज और आता है इसमें, स्टैटिक पोर्शन का ही एक और पार्ट होता है लिमिट वाला फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन,
ठीक है। अब एक तो पीछे छोड़ दो कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है इट मीन्स कि उसमें डायनामिक फ्रिक्शन है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। जैसे हमने डायनामिक फ्रिक्शन के लिए बता दिया कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, बता दिया ना। इस कंडीशन में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन एफ एस इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये इंटू रिपल्सन फोर्स, ऐसा नहीं लिख सकते हम। ये क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला है। ये किसका है? अब स्टे पोजीशन में रहेगी तो दो कंडीशन होगी उसकी, एक चीज याद रखना। दो कंडीशन का मतलब ये बॉडी है सरफेस पे, इसको इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कुछ 20 न्यूटन का, ठीक है। इस हमको मान लो कि अंडरस्टूड है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है, 20 न्यूटन का। तो इसकी लिमिट है कि 20 न्यूटन तक के फोर्स में मूव नहीं करेगी। इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी किस कंडीशन में आएगी, मूविंग कंडीशन में। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना। ये अगर बॉडी किस में है, रेस्ट पोजीशन पे है, एक सरफेस पे ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन पे है और उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है कितने का, 20 न्यूटन का। तो ये बॉडी तभी मूव करेगी जब इस पर 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। बोलो 20 न्यूटन तक लगाएंगे तो दोनों आपस में मिल करके कैंसिल हो जाएंगे। अगर इस पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा दें और इधर खींचने की कोशिश करें इसको, तो क्या इधर जाएगी? ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये इधर लगा रहा है, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे। मतलब इसकी लिमिट कहाँ तक है, 20 न्यूटन तक। अगर ये बॉडी पे 20 न्यूटन का हम फोर्स लगाएं तब तक ये बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। लेकिन जैसे हम इस पे 21 लगा दिए वैसे ही किस में शुरू हो जाएगी, मूविंग फॉर्म में हो जाएगी ना। तो जब मूविंग फॉर्म में आ गई तब तक डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन यहां तक, इस पोजीशन तक स्टैटिक फॉर्म में है कि नहीं है, 20 न्यूटन तक। अब चाहे हम 0 न्यूटन का फोर्स लगाएं, चाहे 1 का लगाएं, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, चाहे 15 का, चाहे 20 तक, 0 से 20 तक के फोर्स में ये स्टैटिक रहेगा, ठीक है। मतलब 0 से 20 तक पूरा का पूरा ये किस में रहेगा, स्टैटिक फॉर्म में, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में भी इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20 न्यूटन, ठीक है। तो स्टैटिक में अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर अलग करना चाहें, स्टैटिक के पार्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन को दिखाना चाहें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो स्टैटिक की मैक्सिमम क्या है, कैपेसिटी, ठीक है। मैक्सिमम ऐसी कैपेसिटी जिसके बाद वो किस कंडीशन में आ सकता है, डायनामिक मूविंग कंडीशन में, ठीक है। तो इस 20 न्यूटन को हम यहाँ पे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। 20 न्यूटन के बाद ये किस में शुरू हो जाएगा, मूविंग फॉर्म में। तो इसकी लिमिट यहाँ तक है, ठीक है। बाकी हम पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी फोर्स लग रहे होंगे, फोर्स ऑफ हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स, वो हमेशा इस 20 न्यूटन से कम होंगे। मतलब स्टैटिक पोर्शन में हम अगर लिमिटिंग पोर्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्टैटिक का क्या है, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। वह मैक्सिमम फोर्स जहां तक वो बॉडी अपोज करने का प्रयास करती है कि हम रेस्ट में रखें इसको, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक तो पूरा का पूरा हो गया, टेंड टू मूव करने का प्रयास करेगी, चाहे हम 0 का लगाएं, 1 का लगाएं, 10 का लगाएं, 20 तक का लगाएं, वो मूव करने का क्या करेगी, प्रयास करेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी में हम मैक्सिमम फोर्स देख लें, वह मैक्सिमम फोर्स जहां तक वो बॉडी किस कंडीशन में रह सकती है, रेस्ट में, उस फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो नॉर्मली था कि रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में ही एक पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहां पे वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट दिखाता है कि कहां तक ये बॉडी रेस्ट में रह सकती है, ठीक। अब यहां पे हम अगर बताना चाहें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने का लगा था, तो कितने का आया था, कितने का लग रहा था, 20 न्यूटन का, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने की थी, अगर ये बोले कि इसको कितना बढ़ा दें कि ये बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी, 21 तक हो जाएगा ना, पक्का समझ रहे हो ना। डायनामिक समझ में आया, स्टैटिक समझ में आया, स्टैटिक में लिमिटिंग समझ में आया, तीनों आ गए ना, पक्का,
हेलो। हाँ। और जब हम इसका ग्राफ देखेंगे स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन का या डायनामिक फ्रिक्शन का, तो एक होगा हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और ये जो पोजीशन होगी ये फ्रिक्शन की होगी, ठीक है। जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी वो किसको शो करेगी? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन की कंडीशन क्या है वो आगे हम दिखाएंगे, लेकिन ये लाइन किसको शो करेगी? फ्रिक्शन को। हाँ, अप्लाइड फोर्स जिस हिसाब से बढ़ता जाएगा एक कंडीशन तक स्टैटिक पोजीशन में रहेगी बॉडी, ठीक है, एक लिमिट तक, ठीक। ये मान लो कि एकदम सीधा जाएगा और यहाँ तक ये लिमिट तक ये किसमें रहेगी? फ्रिक्शन स्टे पोजीशन में, ठीक है। और उसके बाद ये लगातार क्या होगी? जैसे डायनेमिक कंडीशन में आएगी वैसे बिल्कुल सीधे जानी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये उस पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन है। लिमिट जो थी उस पर लगने वाली क्या थी? मैक्सिमम फ्रिक्शन। उसके बाद हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी मूविंग कंडीशन में आएगी, लेकिन ये फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। ये हम इस पर अगर 6 न्यूटन का लगा रहे थे तब भी 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। अगर इस पर 400 न्यूटन का फोर्स लगाते इस बॉडी पे तब भी फ्रिक्शन फोर्स कितने का लगता? 20 का ही। तो जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है फ्रिक्शन की, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी, ठीक। इट मीन्स कि कांस्टेंट रेशियो से जिस हिसाब से अप्लाइड फोर्स बढ़ता रहेगा ये बढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ये क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम जितना फोर्स बढ़ाएंगे बॉडी डायनामिक की तरफ मूव करती जाएगी, मतलब मूवमेंट उसकी लगातार बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बस। फिर नीचे की तरफ आने लगेगा। मतलब स्टैटिक कब होगी? जब हम उस बॉडी पे ब्रेक लगाएंगे ना, ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, मतलब ये फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर हम ये फोर्स लगातार बढ़ाते रहेंगे तब तो बॉडी कभी डायनामिक में स्टैटिक में आएगी नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम इस फोर्स को कम करेंगे मतलब नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। टाइम गिवन रहेगा तुमको ना, टाइम दिया रहेगा, उसके लिए देखो टाइम दिया रहेगा तो वहाँ पे हमको एक्सेलरेशन वगैरह दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें निकालनी रहेंगी। वहाँ पे हमको डिस्टेंस वगैरह दी रहेगी, ठीक है, डिस्टेंस। उसके बाद वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फिर यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहाँ पे u इक्वल टू 0 रहेगा, फिर a निकालेंगे, t और s दिया रहेगा तब, ठीक है, वहाँ पे उस तरीके से निकालेंगे। अगर ग्राफ में टाइम शो करना हो तो उसके साथ स्टैटिक और डायनामिक शो करना तो कैसे शो करना? 3 एक साथ नहीं करेंगे हम, 2 ही करेंगे। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन कर सकते हैं। जब वहाँ पे टाइम दिखाएंगे टाइम के साथ हम डिस्टेंस को दिखाएंगे, मतलब ग्राफ अलग अलग तरीके से बनेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन के साथ हम केवल अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, यही सॉरी अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी मूविंग कंडीशन में आने का प्रयास करेगी, और ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक वो आने का प्रयास करती रहेगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट के बाद वो बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। एक लिमिट तक क्या करेगी? वो आने का प्रयास करती रहेगी, मतलब टेंड टू मूव होती रहेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद वो किस में आ जाएगी? मूविंग कंडीशन में। मतलब जहाँ तक आने का प्रयास करती रहेगी वहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन चलेगा, और जहाँ से आ जाएगी वहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन चलेगा। हाँ, कोशिश करो तुम लोग भी।